स्क्रीन शेयर हो रही है? जी सर। ओके बेटा, देखें। सबसे पहले जो है ना, आपने स्केच ग्राफ करना है इस मॉडुलस फंक्शन का। मॉडुलस फंक्शन के अंदर सबसे पहले आप इसे लेट कर लो कि ये हमारा जो फंक्शन है, लेट y इक्वल्स 4x-2। अगर मैं इसे y इंटरसेप्ट इसका ढूंढना चाहूँ तो मेरे पास x को मुझे ज़ीरो पुट करना पड़ेगा। अगर मैं y इक्वल्स 4x-2 करता हूँ तो मुझे अगर y इंटरसेप्ट चाहिए तो x को मुझे ज़ीरो करना पड़ेगा। तो मैंने जब यहाँ पे x को ज़ीरो किया तो 4 टाइम्स ज़ीरो कर दो -2, तो 4 टाइम्स ज़ीरो ज़ीरो, सो -2, सो y इक्वल्स -2 मेरे पास हो गया। जब मैं x को ज़ीरो पुट करता हूँ तो मेरे पास y -2 आ जाता है। तो एक पॉइंट तो मेरे पास बेटा ये हो गया, ज़ीरो कॉमा -2। फिर मैं दोबारा y को ज़ीरो पुट कर दूंगा। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट गेन कर लो। यहाँ पे मैंने x को ज़ीरो पुट किया, मुझे y इंटरसेप्ट यहाँ से मिल गया। अब मैंने क्या करना है, y को ज़ीरो कर देना है ताकि मुझे जो है ना मेरा x इंटरसेप्ट मिल जाए। तो ज़ीरो इक्वल्स बेटा क्या हो जाएगा, 4x-2। सो 4x equals 2, so x will be equal to 2, आपके पास 2/4, so this is 1/2 और 0.5। तो मेरे पास दो पॉइंट्स आ चुके हैं, मतलब ग्राफ मैंने प्लॉट करके देना है उसको। एक पॉइंट हो गया मेरे पास जो है ना 1/2 और दूसरा पॉइंट हो गया मेरे पास बेटा ज़ीरो। पहले केस में मेरे पास x ज़ीरो था, अब मैंने उसको ये स्केच दिखाना है। मैंने ये वाला स्केच बनाऊंगा यहाँ पर। अब क्योंकि उसने कहा कि आप स्केच प्लॉट करके दिखाओ, अब यहाँ पर मैंने वो स्केच उसको प्लॉट करके दिखाना है। वेरी सिंपल मॉडुलस का ग्राफ है। ये मेरे पास एक्स एक्सिस पॉजिटिव में और ये मेरे पास एक्स एक्सिस बेटा आपके पास हो गया। जस्ट अ मिनट, ये अलीना फ़रूक है, उसके साथ और कौन थी? एडमिट आल का क्यों ऑप्शन आ रहा था, सिर्फ अलीना ही थी। अलीना बेटा आ गए हो? जी। ओके। अच्छा देखें, हमने मॉडुलस का ग्राफ प्लॉट करना था। मॉडुलस के प्लॉट के अंदर मुझे एक मॉडुलस y इक्वल्स देखें स्केच करना है ग्राफ y इक्वल्स मॉडुलस 4x-2। मैंने सबसे पहले इसे लेट कर लिया y के, दैट इज इक्वल टू 4x-2। तो सबसे पहले x को ज़ीरो पुट करो ताकि आपको y इंटरसेप्ट मिल जाए। मैंने x को ज़ीरो किया तो y -2 हो गया। तो मेरा पहला जो पॉइंट है ग्राफ का वो 0, -2 है। और मेरे पास दूसरा पॉइंट नहीं था तो मैंने अब y को ज़ीरो पुट कर दिया, y इक्वल ज़ीरो। तो मेरे पास यहाँ से x की वैल्यू बेटा आ गई, x इक्वल्स 2/4, दैट इज़ इक्वल टू 1/2। तो मेरा जो दूसरा पॉइंट है वो 1/2, 0 है। तो पहले तो मैंने ये वाले पॉइंट्स बेटा जी यहाँ पे अब ग्राफ के ऊपर प्लॉट करने हैं। तो मेरा स्केच खुद ब खुद बन जाएगा। लोग ये y एक्सिस है हमारे पास, यहाँ पर आप y एक्सिस लिख लो और अपना स्केल बना लो। आपने अपना स्केल बना लेना कि भाई मेरे पास y x की वैल्यू ज़ीरो हो। अगर मेरे पास x की वैल्यू ज़ीरो हो और y की वैल्यू -2 है तो यहाँ पर आप -2 लगा दो। दूसरा जो पॉइंट है, आपकी वैल्यू 1/2 है। लोग यहाँ पर आपके पास अगर आप यहाँ पर 1 लिख दो तो ये वाली वैल्यू आपके पास 0.5 हो जाएगी, मतलब आपके पास ये हाफ हो जाएगा।
अब दूसरी वैल्यू फिर y 0 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो ग्राफ आना चाहिए वो इधर से आना चाहिए। लुक, यहाँ से ग्राफ ऐसे आना चाहिए, लेकिन बी वेरी केयरफुल, मॉडुलस नेगेटिव को सपोर्ट ही नहीं करता। जो मॉडुलस होता है ना, देखें ये दो जो साइंस होते हैं, अगर इसके अंदर -3 हो, मॉडुलस के अंदर अगर -3 होगा तो वो +3 हो जाएगा, और अगर उसमें +3 होगा तो वो तो +3 ही रहेगा। तो एक चीज़ याद रख लो, मॉडुलस कैन नॉट सपोर्ट नेगेटिव नंबर, इट डज नॉट इंटरटेन नेगेटिव नंबर। मॉडुलस लॉग की तरह कभी भी नेगेटिव नंबर को सपोर्ट नहीं करेगा। तो अब यहाँ पर लिख दो, ये मॉडुलस का साइन है। मॉडुलस जो है ना, डू नॉट इंटरटेन नेगेटिव नंबर। ये कभी भी नेगेटिव नंबर सपोर्ट ही नहीं करता, मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देता है। और यही काम लॉग का भी होता है। अगर आप लॉग या एल एन, क्योंकि ये बेसिक चैप्टर्स हैं, साथ वाले चैप्टर्स हैं, तो एक एक चीज़ मैं साथ साथ कॉन्सेप्ट भी सिखाता जाऊंगा, और इंशाल्लाह जो है ना ये P3 आपको बहुत आसान लगेगा। आसान है, मुश्किल नहीं है, लेकिन लेंथी है। इसको कैसे मैनेज करना है ना, ये चीज़ें आप सीखें। जब भी मॉडुलस आए या लॉग या एल एन नेचुरल लॉग आएगा, नेचुरल लॉग के साथ आप नेगेटिव नहीं निकाल सकते, उधर भी एरर आ जाता है। तो बेटा जी मॉडुलस के साथ भी एरर आ जाता है। तो अब मेरे पास पॉइंट थे, आई एम जस्ट प्लॉटिंग दोज पॉइंट। 0, -2 किया। अब दूसरा मेरे पास 1/2 था। तो अब ये जो मॉडुलस का ग्राफ होता है ना, याद रखो ये हमेशा वी शेप होता है। एक चीज़ आपको ये भी याद होनी चाहिए कि मॉडुलस का जो ग्राफ होगा वो हमेशा वी शेप होगा। अगर वो पॉजिटिव है तो सीधा वी शेप होगा, और अगर वो नेगेटिव होगा तो उल्टा वी शेप होगा। लेकिन ये कभी नेगेटिव को सपोर्ट नहीं करेगा। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी। म्यूट तो नहीं है ना? तो ये मलिका, आपने क्यों कहा है कि म्यूट अनम्यूट करें? म्यूट तो नहीं है, अनम्यूट में सही चल रहा है। अच्छा देखें, ओके, यहाँ से बेटा जी वी शेप बननी है। अब यहाँ पे देखो, ये ऐसे जाने दो, ये एक बनेगा। अब इधर से बनना है वी शेप। आपकी जो वी शेप है वो नीचे नहीं जा सकती। अब नेगेटिव को आप इग्नोर करना पड़ेगा। अब यहाँ से ये वाला ग्राफ आपका ऐसे बन जाएगा। बस यही चीज़ हमने स्केच करनी थी। आपने, क्योंकि पॉइंट जो बनाते हैं ना बेटा हम, वो नेगेटिव पॉइंट भी आ जाते होते हैं। आपने पहले जस्ट फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग आप इस नेगेटिव को प्लॉट करो। उसके बाद आपने वो पॉइंट्स बस डॉटेड के साथ दिखाना है कि देयर इज़ अ नेगेटिव एक्स्ट्रापोलेशन। लेकिन हम उधर नहीं जा, एक्स्ट्रा प्लॉट तो हुआ है, लेकिन हमारा जो वी है वो हमेशा पॉजिटिव को सपोर्ट करेगा। तो जो मॉडुलस का जो ग्राफ होगा वो आपने हमेशा इसी तरीके से बनाना है कि जो भी इक्वेशन होएगी मॉडुलस को ख़त्म समझो। लेट y इक्वल्स 4x-2, जो भी मॉडुलस के अंदर है उसको आप बेटा y के लेट करो, फिर x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकाल लो। ओ लेवल से सीखते आ रहे हैं। आप x को बेटा ज़ीरो कर दो तो y की वैल्यू आ जाएगी। आप y को ज़ीरो कर दो तो बेटा आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। मैंने जस्ट उन दोनों पॉइंट्स को प्लॉट किया और मेरा वी शेप ग्राफ जो है ना ये बन चुका है। तो ग्राफ आपका हमेशा वी शेप होगा। जैसे आपने ओ लेवल्स में पढ़ा था, अगर आपका क्वाड्रेटिक ग्राफ हो ना, एक्स स्क्वायर, जो एक्स स्क्वायर होता है बेटा वो हैप्पी फेस बनता होता है, लाइक दिस। और अगर नेगेटिव एक्स स्क्वायर हो तो वो सैड फेस बनता होता है। कुछ ग्राफ के स्केचेस हैं जो कि आपको हमेशा याद होने चाहिए। और इसी तरह एक्स स्क्वायर का अगर पॉजिटिव है, नेगेटिव एक्स स्क्वायर का नेगेटिव डाउनवर्ड है, तो मॉडुलस का ग्राफ हमेशा वी होगा। और ये हमारा हिस्सा कंप्लीट हुआ। अब बेटा जी इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है, ये भी बेसिक आपकी है, इतना मुश्किल काम नहीं है। स्टार्ट वाले क्वेश्चन बेसिक ही होते हैं।
इस इनइक्वालिटी को आपने सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करूँगा, 1 + 3x लेस दैन मॉडुलस 4x-2। तो जब भी आपके पास मॉडुलस होगा तो आप दोनों साइडों पे स्क्वायर लगाओगे। इधर भी बेटा स्क्वायर लगा लो, इधर भी स्क्वायर लगा लो। लेफ्ट साइड का जो स्क्वायर होता है देखें वो 1 + 3x, उसके साथ आप ये वाली ब्रैकेट्स खुद से लगाओगे और उसका स्क्वायर ले लोगे, लेस देन। अब ये मॉडुलस के ऊपर जो स्क्वायर लगाओगे ना, कुछ बच्चे गलत समझते हैं, वो कहते हैं कि जी ये मॉडुलस ख़त्म हुआ तो स्क्वायर भी ख़त्म हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं होना। अब आपने ये वाली जो राउंड, ये जो वर्टिकल ब्रैकेट्स हैं ना, वर्टिकल मॉडुलस की ब्रैकेट सिर्फ राउंड ब्रैकेट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं और कुछ भी नहीं होता इनइक्वालिटी के अंदर। दिस इज़ योर स्क्वायर। तो बस मैंने दोनों, आपने हमेशा इसी मेथड को पकड़ना है। या एक और मेथड होता है कि आप इसको एक दफ़ा पॉजिटिव के इक्वल करो और एक दफ़ा नेगेटिव के इक्वल करो, और फिर आप प्लस माइनस इधर आर वाला केस भी अप्लाई करके आप कर सकते हो। लेकिन आई सजेस्ट कि आप हमेशा ये वाला तरीका लो। जब आप ये वाली चीज़ लोगे तो फिर आपके जो है ना चांसेस जो है ना गलत हो, चांसेस गलती के बहुत कम हो जाएंगे। यहाँ पर आपने कंफर्टेबल रहना है हमेशा। लुक, 1 + 3x² लेस दैन 4x-2 तो अब आपने क्या करना है, इसकी ये आइडेंटिटी बेटा ओपन कर लो। तो 1 + 3x² जो है ना, ओपन करें। कौन ओपन कराएगा, अलीना फ़ारूक बेटा। ये आइडेंटिटी अब आपकी क्लियर हो गई है? जी। क्या होगा ये, खुलवा के बताएं। 1² 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और प्लस 6x²। एक्स को नो, 6x ही होगा। हाँ, अब 6x हाँ, प्लस 9x²। शाबाश। तो ये प्लस बेटा जी 9x का स्क्वायर हो जाएगा, लेस देन, ये भी ओपन करा दें। ये क्या है, 4x का स्क्वायर क्या होता है? 16x²। यहाँ पे बेटा जी ये बन जाएगा, गुड, 16x का स्क्वायर बन जाएगा। -2 × 2 4, 16x 4 4 जार जो है ना बेटा जी ये 16x होगा। क्योंकि अब तो आपको ये 4। जुबानी आनी चाहिए। और 2 का स्क्वायर बेटा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब आपने सबको एक साइड पे ले जाओ, यहाँ पर लेस दैन है और ये ज़ीरो है, तो ये राइट साइड पे बेटा जी आपके पास हो गया, दिस इज़ योर 16x का स्क्वायर माइनस जो है ना 16x है, और जो है ना यहाँ पे बेटा जी ये +4 है, और -9x का स्क्वायर इधर आके माइनस हो जाएगा, 6x भी बेटा इधर आके माइनस हो जाएगा, और 1 भी इधर आकर माइनस हो जाएगा। सो दिस इज़ ज़ीरो, लेस दैन। 16 में से 9 माइनस करो तो बेटा क्या बन जाएगा, 7x का स्क्वायर बन जाएगा, -16 और 6 ये कितने हो जाएंगे, ये आपके पास 22 हो जाएगा, 22x। और 4 में से 1 माइनस करोगे तो बेटा जी ये आपके पास +3 आ जाएगा। तो 7 3 ज़ा 21। ये मिड टर्म ब्रेकिंग जो है ना, ये रानी अहमद की अच्छी मैंने एक दफ़ा देखी थी। तो ये पॉजिटिव हो गया बेटा। हमें 22 सेंटर में चाहिए, तो 21 का टेबल ही पढ़ लो आप। 21 1 ज़ार। सो ये भी आप बेटा नेगेटिव में ले लो, ये भी नेगेटिव में ले लो, तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। तो यस, वी आर डन। तो हमारी मिड टर्म ब्रेकिंग हो गई। सो दिस इज़ 7x का स्क्वायर माइनस जो है ना बेटा जी 21x हो जाएगा, -x हो जाएगा, और प्लस जो है ना बेटा जी ये आपके पास 3 हो जाएगा, दिस इज़ ज़ीरो। यहाँ से आप 7x कॉमन ले लो, तो पहले आप इसको भूल जाओ अभी साइन को। तो ये आपके पास आ जाएगा x -3, और माइनस जो है ना बेटा जी 1, तो ये आपके पास आ जाएगा x -3। सो दिस इज़ 7x माइनस जो है ना 1 इंटू जो है ना ये x -3 विच इज़ लेस दैन ज़ीरो। तो यहाँ पर अब आपके पास दो इनइक्वालिटीज़ बेटा जी आपके पास बन जाएंगी। तो एक आपके पास जो है ना ये हो जाएगा x -3 जो है ना ये आपका ग्रेटर दैन ज़ीरो हो गया, तो x इज़ ग्रेटर दैन 3 हो जाएगा। और जो दूसरी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 7x -1 जो है ना ये ग्रेटर दैन ज़ीरो हो जाएगा। तो 7x इज़ ग्रेटर दैन 1, तो x इज़ ग्रेटर दैन जो है ना 1/3 जो है ना ये आपके पास जो है ना ये आ जाएगा। तो आपने अपनी सहूलत के लिए जो है ना ग्राफ भी प्लॉट कर लेना है। तो ग्राफ प्लॉट कर लीजिएगा और उसके अंदर जो है ना ये वाली वैल्यूज़ मेंशन करके
तो यहाँ पर आपने बस यहाँ पे छोड़ दें तब भी ठीक है, आपका आंसर जो है ना एक्सेप्ट हो जाएगा। ये इनइक्वालिटीज़ वही बेसिक वाली हैं। क्लियर हो गई यहाँ पे, या जी। इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है हानिया बेटा? नहीं सर। गुड। तो ये इजी सा है। P3 को हमने इंशाल्लाह जो है ना ये हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर P3 को मैंने बहुत डिटेल में करवाना है। ये आपको इंजॉय करोगे कि P3 हमारा जो है ना ये मुश्किल नहीं है, बस प्रैक्टिस हमें इसकी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ। ये बेटा जी पैरामीट्रिक इक्वेशन है। पैरामीट्रिक इक्वेशन P3 डिफरेंशिएशन की एक टाइप है, जिसके अंदर आपको दो इक्वेशंस गिवन होती हैं। ये x की इक्वेशन है बेटा और ये y की इक्वेशन है। तो आपने फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट पॉइंट वेयर t इज़ इक्वल टू e, e इज़ योर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, सिंप्लीफाई योर आंसर। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जो है ना आपने dx का जो है ना वो निकालना है, x वाली इक्वेशन का आपने वो निकाल डेरिवेटिव लेना है। तो यहाँ पर आप लिखो कि दिस इज़ dx ओवर जो है ना dt, dx ओवर dt इक्वल्स, अब आपने एल एन को जस्ट एक ब्रैकेट समझना है। तो यहाँ पर आपने बेटा क्या करना है, दिस इज़ एल एन टी और इसकी जो ब्रैकेट है वो 2 है। डेरिवेटिव के अंदर क्या आता होता है, पावर जो है ना ये नीचे आ जाती होती है, पावर से मल्टीप्लाई कर दो 2 और इनटू जो है ना बेटा जी एल एन टी, और पावर में से एक नंबर कम हो जाता होता है 2 - 1 मल्टीप्लाइड बाई ब्रैकेट का डेरिवेटिव। तो ये जो ब्रैकेट है वो एल एन है। तो जो एल एन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है, याद रखो ये साथ साथ आप अपने नोट्स बनाते जाओ। एल एन एक्स, तो एल एन एक्स जो है ना ये सारा बनाओ ना बनाओ वैसे भी मैंने ये अपलोड कर लेनी है, अब वीडियो अपलोड हो जानी है। और कल वाली वीडियो अलीना फ़ारूक चेक की हैं, उसके केस में चले गए हैं व्यूज़। जो कल वाला सिर्फ 23 का जो अक्टूबर नवंबर का जो पास पेपर मैंने अपलोड किया है। तो आपने ये उसको नोट्स बनाओ या उसको देख के ये वाले अपने पेपर स्ट्रांग करते जाओ। तो एल एन एक्स जो है ना ये लाहौर वालों ने अभी कोई सपोर्ट नहीं किया मुझे, ये बाहर के हैं बेटा जी उसमें, क्योंकि मैंने वेरिएंट 13 सॉल्व कर दिया है। ये कौन आ गया, एक मिनट, अलीशा गिलानी। तो ये बाहर के हैं, जहाँ से जो है ना ये कतर से हैं कुछ, तो मैं उसमें चेक कर रहा था योगांडा से भी हैं, साउथ अफ्रीका, पता नहीं किधर किधर से जो है ना लोग जो है ना वीडियोस देख रहे हैं। तो सर फिर बस आप उनके ही वेरिएंट सॉल्व करें। नहीं, सारे वेरिएंट सॉल्व करेंगे ना बेटा। ये देखें ना हमारे जोन 4 में ये सारे आते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान के अंदर हमारे देखें ना एंड पे 2 लिखा होता है। आप ओ लेवल से पढ़ते आ रहे हो ना, असल में इनको प्रॉब्लम हो गया था, टाइम जोन का इशू हुआ था कैम्ब्रिज को। तो अब ये लेट्स सी 9709 का है ना जो ये वाला देखें। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, यूट्यूब को मैंने प्रॉपर इसको स्टडी किया है, इसमें देखें जो इंटरनेशनल लेवल पे मूव करेगा ना, देखें लाहौर में ही देखो, एक साल में 1 लाख बच्चा एग्ज़ाम देता है, एक साल में 1 लाख बच्चा अपेयर होता है। तो जो इसने जो जेनीमेटिक्स ने अपने साथ किया है ना, वो उसने सिर्फ लाहौर को टारगेट किया है। लाहौर में नो डाउट हर बच्चा उसको जानता है और उसके सब्सक्राइबर 90,000 पर पहुंचे हैं भाई। क्यों? रीज़न इज़ दैट कि लाहौर की मार्केट छोटी सी है और ये वाला जो एजुकेशनल सिस्टम है कैम्ब्रिज का है, पूरी दुनिया में फैला हुआ है। तो ऊपर से छलांग लगाई है, जिसकी वजह से ये 5 दिन के अंदर 1 के सब्सक्राइबर भी हो गए हैं और वो भी चला है। तो आप लोग अपने आप को लाहौर तक महदूद ना करो, आपने यूनिवर्सिटीज़ में जाना है, इंटरनेशनल स्टूडेंट हो आप लोग, कनाडा में जाना है किसी ने, माशाल्लाह इसकी हानिया की भी कनाडा से एक्सेप्टेंस आ गई है। तो आप लोग मेहनत करो और आप जो है ना इधर के नहीं हो, माश बाहर के बच्चे हो, उन्होंने आप लोगों को ले जाना है। फिर पता नहीं वापस आते हो पाकिस्तान के नहीं आते, बट एनीवे। तो आपका जो कोड है ना, लेट्स सी कहीं पे लिखा होगा हमारे पास 32। तो 32 का मतलब है कि ये जो 2 नंबर होता है ना, ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर पेपर सेट होता है, सिलेबस सेम है, बस वो कहीं पे 32 है, कहीं पे 31 है। वो उनके जो है ना वो एरियाज़ डिफरेंट हो जाते हैं। लाइक जो है ना आगे दुबई में भी पाकिस्तानी सिस्टम है, लेकिन वो नेपाल श्रीलंका पता नहीं ये वाला जो पूरा जोन पड़ा हुआ है ना, उधर ये सारा आपका ए लेवल चल रहा है टोटल। तो एनीवे इधर आ जाओ। अब मैंने एल एन एक्स का जब भी डेरिवेटिव लेना है बेटा, वो 1/x होएगा।
दिस इज़ 1/x। तो यहाँ पे 1/t की टर्म में है, तो आप इसको बेटा 1/t लिख दो। तो हमारे पास ये जो पहली इक्वेशन का डेरिवेटिव बन जाएगा बेटा जी, ये बन जाएगा 2 ln t सिंपल, क्योंकि 2 में से 1 माइनस करोगे ये आएगा, और इसके नीचे जो है ना बेटा जी आप t लिख दो। तो मेरा पहला डेरिवेटिव dx ओवर जो है ना बेटा जी ये dt हो गया। तो दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1। तो हमने 2 ln t/t करके पहली इक्वेशन का मैंने डेरिवेटिव निकाल दिया। अब जो दूसरी बेटा इक्वेशन है dy वाली, अब उसका डेरिवेटिव आप निकालेंगे। आराम आराम से सुकून से समझो, कोई जल्दी नहीं है, आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये इतना मुश्किल नहीं है जितना इसको बना दिया गया है। e⁻, बेटा देखो e⁻², माइनस जो है ना बेटा जी ये है t²। अब एक चीज़ याद रखो, जब भी आप जो एक्सपोनेंशियल है इसका जब भी डेरिवेटिव लोगे, लेट्स सी इसकी पावर अगर x है, अगर इसका आपने डेरिवेटिव लेना है तो ये एज इट इज़ जाएगा e⁻x एज इट इज़ इनटू पावर का डेरिवेटिव। x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 होता है। आप जब इसकी डिफरेंशिएशन करो, ln x की डिफरेंशिएशन 1/x होती है। e⁻ anything इज इक्वल टू e⁻ एज इट इज़ इनटू डेरिवेटिव ऑफ द पावर ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसकी पावर x है, तो इस x का अलग से डेरिवेटिव लेकर आपने मल्टीप्लाई करना है। अब मेरे पास फंक्शन आया e⁻² - t², तो मुझे इसका डेरिवेटिव तो एज इट इज़ है, लेकिन हमने आगे मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करना है किसको? e की जो पावर है, e⁻² - 2 का डेरिवेटिव 0 माइनस t² का डेरिवेटिव बेटा क्या हो जाएगा? दैट विड बी योर 2t। तो ये हो जाएगा हमारे पास -2t, शुरू में लिख लो, -2t इंटू e⁻² - t²। तो आपकी बेटा डिफरेंशिएशन भी रिवाइज हो गई। ये पास पेपर्स में भागना नहीं है, आराम आराम से अपना एक एक टॉपिक अपना क्लियर करते जाओ। हमने पैरामीट्रिक इक्वेशन P3 डिफरेंशिएशन में एक पैरामीट्रिक इक्वेशन होती हैं जिनकी डिफरेंशिएशन का ये मेथड है। दूसरी बेटा उसमें इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन होती है। तीसरा उसमें प्रोडक्ट रूल होता है। चौथा उसमें कोशेंट रूल होता है। और पांचवा सिर्फ साइन की डिफरेंशिएशन, कॉज की, टैन की, वो आपकी डाटा बुकलेट में पड़ी होती हैं। तो सिर्फ ये 4 बातें सीख लो, P3 डिफरेंशिएशन के अंदर आपकी पूरी की पूरी P3 की डिफरेंशिएशन क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले इस क्वेश्चन में, इस पेपर में पैरामीट्रिक इक्वेशन आई, तो पैरामीट्रिक इक्वेशन के अंदर 2 डिफरेंट इक्वेशंस होती हैं, x = ln t², y = समथिंग। तो जब आपके पास 2 इक्वेशंस हों तो पैरामीट्रिक, तो यू आर सपोज टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ द ईच इक्वेशन इंडिविजुअली। इसका आप अलग ले लो और इसका आपने डेरिवेटिव अलग ले लेना है। सो बेसिकली यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, द की कॉन्सेप्ट ऑफ P3 डिफरेंशिएशन इज दैट कि आप फर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेटिव अलग से लेकर इक्वेशन नंबर 1 बना दो और दूसरी इक्वेशन का डेरिवेटिव लेकर इक्वेशन नंबर 2 बना दो। आखिरी स्टेप होता है इस डिफरेंशिएशन का कि उसको, डिफरेंशिएशन का मतलब है डेरिवेटिव उसको चाहिए, तो मतलब dy ओवर जो है ना आपके पास जो है ना dx चाहिए। तो बार बार मैं कहता हूँ कि ये क्वेश्चन ही इट सेल्फ एक्सप्लेनेशन है, ये क्वेश्चन ही एक मिनट, ये रानिया आ गई। लुक, अगर हमने dy/dx कैलकुलेट करना है तो ये क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि डेरिवेटिव ऑफ y को डेरिवेटिव ऑफ x से डिवाइड कर दो। डिवाइड, यहाँ पर चेन रूल सिखाने की टीचर कोशिश करते हैं, बच्चे के पल्ले नहीं पड़ता, वो कंफ्यूज्ड ही रहता है। कोई फार्मूला नहीं है इसका, यूँ समझ लो आज के बाद आप हर दफ़ा फार्मूला खुद बनाओगे और ये खुद ब खुद बन जाएगा, ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। dy/dx अगर मैंने निकालना है डेरिवेटिव ऑफ द पैरामीट्रिक इक्वेशन, तो मैंने दोनों इक्वेशन बना ली।
I am done with my two equation. First equation is dx over dt is equal to 2 ln t over t square. खाली t था, स्क्वायर नहीं था. सेकेंड इक्वेशन का डेरिवेटिव भी मिल चुका है. अब आपने सिर्फ ये करना है, कोई रट्टा नहीं मारना. y का जो डेरिवेटिव है ना, ये दूसरी इक्वेशन, इसको एज इट इज लिख दो. तो डेरिवेटिव ऑफ y दैट इज 2t इंटू e टू द पावर 2 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, सिंपल डिवीजन का साइन लिखो, x नीचे dy बाई डी एक्स हमने निकलना है. तो डी एक्स बाई डी टी का डेरिवेटिव हमारे पास मौजूद है, दैट इज 2 ln t ओवर t. अब कौन सी फ्रैक्शन फ्लिप होगी अलीना फ़ारूक? अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली फ्रैक्शन जो है ना बेटा, याद रख लो, इसने मल्टीप्लाई हो जाना है, इस फ्रैक्शन ने उल्टा हो जाना है. तो दिस इज 2t e टू दी पावर 2 माइनस जो है ना बेटा जी टी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई, ये t आपका ऊपर जंप करेगा और नीचे जो है ना बेटा जी आपका आ जाएगा 2ln t. अब देखो इस 2 के साथ मैं ये वाला 2 ख़त्म कर सकता हूँ. तो अब मेरे पास जो है ना जो चीज़ आ रही है वो ये बन रही है कि ये जो t है और ये जो t है ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं और हो जाएंगे, t का स्क्वायर हो जाएगा, साथ बेटा e टू दी पावर 2 माइनस जो है ना इट इज़ योर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ln t. आई एम डन. मेरी यहाँ तक यूजुअली यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है. डी वाई बाई डी एक्स जब आप कर लोगे तो यहाँ पर आपको मार्क्स दे दिए जाएंगे. लेकिन कभी कभी एग्जामिनर इसके साथ पंगा करता है, कोई नई कंडीशन ऐड करता है. अब ऊपर क्वेश्चन में जाते हैं, उसने एक कंडीशन दी हुई है. कौन सी दी हुई है? उसने कहा भाई जब आप ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब है डेरिवेटिव, जब आप पैरामीट्रिक इक्वेशन में अपना डेरिवेटिव निकाल लेना तो निकालने के बाद ये कंडीशन फॉलो करना कि जहाँ जहाँ आपके क्वेश्चन में t है आपने उसकी जगह पे e एक्सपोनेंशियल फंक्शन प्लग इन कर देना है. तो लोग अब हम वापस चलते हैं. हमने कहा जी हम तो ख़त्म कर बैठे थे क्वेश्चन को. अब उसने, एग्जामिनर ने बोल दिया है, यहाँ पर आप लिख दो कि एग्जामिनर ने बोला है, कंडीशन दी हुई है कि आपने t की जगह एक्सपोनेंशियल फंक्शन प्लग इन करना है अपने फाइनल आंसर में. तो ये जो t है तो t इज़ योर e नाउ. तो दिस इज़ e स्क्वायर इनटू आगे फिर e है, e टू द पावर 2 माइनस t को तो हमने e बना दिया ना, तो अब ये e का स्क्वायर हो जाएगा. अब नीचे बेटा ln t था, अब ln t से जब ln e होगा तो मुझे बताओ ln e क्या होता है? कौन बताएगा? ln e की वैल्यू क्या होती है बेटा? 1. शाबाश. किसने बोला है? रानिया अहमद ने. ln e, मैंने पहले बोला था. अच्छा पहले आपने बोला था ln e. अच्छा तुम दूसरी वैल्यू बताओ, मैंने नहीं सुनी थी. ln1 क्या होता है? 0. शाबाश. ln, ये 3 फैक्ट है. लॉग की 3 प्रॉपर्टीज और 3 फैक्ट हमेशा याद हों. ln e इज ऑलवेज 1, ln1 इज इक्वल टू 0, ln समथिंग, लेट्स सी ln x इज इक्वल टू 5. तो ये ln ख़त्म करके अगर x को सब्जेक्ट बनाना हो तो ln की बेस e होती है, तो अगली चीज़ e की पावर बन जाती है. तो ये वाली 3 बातें आपको हमेशा लॉग का क्वेश्चन करते वक्त ये 3 फैक्ट याद हों और बाकी आपको इनके 3 प्रॉपर्टीज़ आती हैं. ln ए बी इज़ इक्वल टू ln ए प्लस ln बी, ln ए माइनस बी इज़ इक्वल टू ln ओवर बी, और एक होती है पावर वाली. तो ln ई तो बेटा जी सबको पता चल गया 1 होता है. तो मेरे पास जो बच गया वो बन गया बेटा जी ई स्क्वायर इंटू जो है ना बेटा जी ई की पावर जो है ना ये आ जाएगा 2 माइनस जो है ना बेटा जी ये ई का स्क्वायर, नीचे 1 है वो लिखो या ना लिखो. अब जब बेसिस सेम होती हैं तो आपकी पावर्स मल्टीप्लाई हो ऐड हो जाती हैं, ई स्क्वायर इंटू ई. अब आप ई को एक दफ़ा लिखो, इसकी जो पावर है 2, अब ये दोनों पावर्स जो है ना आपस में जो है ना ये ई दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ब्रैकेट के अंदर हैं. तो अब आप जो है ना क्या करना है, इसको
2 + 2 और ये आपके पास जो है ना ये यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही थी, तो आगे आपके पास 2 है और माइनस जो है ना ये आपके पास ई का स्क्वायर हो जाएगा। तो फाइनल आंसर आपके पास जो है ना क्या बन जाना है, अब यहाँ पर आप लिखोगे कि भाई e⁻⁴ जो है ना ये आ जाएगा 4 और माइनस जो है ना ये ई स्क्वायर। इससे ज़्यादा हम इसको बेटा वो नहीं कर सकते, सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ये हमारे पास फाइनल आंसर था जो कि हमने इसको प्रूव कर दिया और फाइनल आंसर हमने जो है ना ये उसको बना दिया। अच्छा, इसके साथ जो है ना कोई नेगेटिव का इशू तो कोई नहीं है, हर चीज़ देखो। एक गलती तुम कर रहे थे, ये वाला नेगेटिव क्यों भूल गए आप लोग? ये देखो, ये नेगेटिव तो साथ था, ये नेगेटिव तो शुरू से आ रहा था। अब क्वेश्चन के अंदर इसके पीछे नेगेटिव भी है। अब जब इस नेगेटिव को आपने ख़त्म करना है तो अब आपका फाइनल आंसर जो है ना बेटा जी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब आप लिख सकते हो, अगर नेगेटिव ख़त्म करना है तो ई को अगर पॉजिटिव लिखना है तो ये आपके पास जो है ना बेटा जी क्या हो गया, 4 माइनस जो है ना ये ई स्क्वायर है। तो बस डायरेक्ट बस यहीं पे छोड़ दो, बस नेगेटिव नहीं लिखना, बाकी कुछ भी नहीं हो सकता। तो बस नेगेटिव e⁻⁴ माइनस ई स्क्वायर इज़ आवर फाइनल आंसर। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। तो ये हमारे पास बेटा जी एक पूरा चैप्टर P3 डिफरेंशिएशन आपने इस तरह से पास पेपर्स करने हैं। हमने इस तरह से पास पेपर करना है कि आपका एक एक चैप्टर रिवाइज हो जाए। तो यहाँ पर हमने एक्चुअली P3 डिफरेंशिएशन को रिवाइज किया और क्वेश्चन भी हो गया हमारा। P3 डिफरेंशिएशन के अंदर बेटा जी पहली जो डिफरेंशिएशन है वो पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन है। तो आज के बाद अगर पैरामीट्रिक का क्वेश्चन आएगा तो आप उसको नहीं छोड़ सकते। फर्स्ट इक्वेशन की डिफरेंशिएशन और सेकंड इक्वेशन की अलग अलग लेनी है डिफरेंशिएशन। यहाँ पर इक्वेशन हमने x की डिफरेंशिएशन ले ली, होगी कर ली। और अगर ट्रिग्नोमेट्री आ जाए ना तो वो डाटा बुकलेट में होती है, वो मैं आपको डाटा बुकलेट से दिखाऊंगा भी सही। हमने क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते भाई, बाकी जो डिफरेंशिएशन है वो आपको आती होंगी। और अगर कभी साइन कॉज टैन सीकेंट का चक्कर होगा तो वो डाटा बुकलेट MF19 वाली हम उसको रीड करना सीखेंगे। सबको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। 80% चीज़ें ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड डाटा बुकलेट में होती हैं। जो इंटीग्रेशन के डिफरेंट फार्मूलाज हैं वो भी डाटा बुकलेट में कैम्ब्रिज बेटा दे देता है। तो मैं क्योंकि प्रैक्टिस इतनी कराता हूँ तो बच्चों को याद हो जानी है। याद हो जाना अच्छी बात है, याद ना होना और फिर ये परेशान होना पैनिक करना कि भाई हमसे तो नहीं होगा, वो भाई P3 है, ये A2 के अंदर बहुत कुछ हेल्पिंग साइड में ये फार्मूलाज को रट्टा नहीं मरवाता कैम्ब्रिज। वो कहते हैं याद हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो डाटा बुकलेट किस लिए है, देख लो उधर से। तो हम उधर से भी देखेंगे, लेकिन 90% केसेस यही होगा कि आपको ये वाली चीज़ें इंशाल्लाह याद हो जाएंगी सारी की सारी। अब ये पैरामीटर का क्वेश्चन हमने बेटा जी इसको सॉल्व कर लिया। अब ज़रा इस क्वेश्चन को देखो, ये वाला क्वेश्चन आपका पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट तीसरा चैप्टर आ गया। ये ज़रा इसको आप लोग ट्राई करो। मैं ज़रा 1 मिनट लैपटॉप का प्लग ये ज़रा चार्जिंग लगा दूँ, ये ना हो कि अचानक ही बंद हो जाए। लीना, इसमें क्या करना है आप लोगों ने? ये इस ए और बी की 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें क्या करना है? कुछ याद है पॉलिनोमियल? पहले वो करना है, इसके अंदर ये डालना है 2x - 1, जी, मुझे ये बताओ कि इसमें से कौन कितने फिर बच्चे उसके बाद कितने ये वेट करनी वेट है। वेट 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 इसमें कितने बच्चे लॉन्ग डिवीजन को वोटिंग देंगे और कितने बच्चे इसको वैल्यू को पुट करना, वो आपका जो है ना वो वाला फैक्टर थ्योरम। इसमें दो चीज़ें होती हैं, या तो आपने लॉन्ग डिवीजन करनी होती है या फिर आपने फैक्टर थ्योरम लगाकर जो डिवाइज़र होता है। ये देखो, ये एक बेटा पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल को p(x) से डिनोट करते हैं और ये डिविजिबल है 2x - 1 से। जो चीज़ डिविजिबल होती है ना बेटा वो डिवाइज़र होता है, दैट इज़ योर डिवाइज़र। तो आपने अपने डिवाइज़र पे फोकस रखना है। आपका डिवाइज़र अगर लीनियर है, मैं आपको एक ट्रिक सिखा रहा हूँ। अगर लॉन्ग डिवीजन करना चाहते हो
तो सबसे पहले डिवाइज़र को देखो। अगर डिवाइज़र लीनियर है, मतलब x की पावर 2 नहीं है, x की पावर है ही नहीं, 1 है, तो कभी भी लॉन्ग डिवीजन नहीं करनी। लॉन्ग डिवीजन सर दर्द है। लॉन्ग डिवीजन सिर्फ मजबूरी में पार्शल फ्रैक्शन के अंदर हमें करनी पड़ती है, वो प्रॉपर इम्प्रॉपर वाला जो चक्कर होता है। तो ये वाला जो हमारा डिवाइज़र है ये तो बेटा लीनियर है, तो इस लीनियर को जो है ना हमने वही मेथड यूज़ करना है। तो यहाँ पर आप बेटा जी लिख दो कि हमारा जो पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स, दैट इज इक्वल टू, दिस इज 2x क्यूब प्लस जो है ना बेटा जी ए एक्स का स्क्वायर माइनस 11x प्लस बी। अब आपने इस अपने जो डिवाइज़र है उसको इक्वल टू ज़ीरो कर दो। आप यहाँ पर अलग कहीं पे कर लो, आप कहें कि भाई 2x माइनस 1 इज़ इक्वल टू ज़ीरो करना है और आपने इसमें से बेटा x की वैल्यू निकालनी है। तो x 2x इज़ इक्वल टू 1, तो x इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1/2। तो यहाँ पर आप लिखोगे कि 1/2 मैंने इसमें प्लग इन करना है। तो बेटा जी ये 2x की जगह पे आपने लिखना है खाली 1/2 और इसका क्यूब प्लस जो है ना बेटा जी x की जगह पे आपने लिखना है 1/2 और इसका स्क्वायर माइनस जो है ना बेटा जी आपने लिखना है 11 और x की जगह पे आपने लिखना है 1/2 और प्लस जो है ना बेटा जी यहाँ पर आपने लिखना है b। अब क्योंकि ये डिविजिबल है तो इसका मतलब है कि रिमाइंडर ज़ीरो। जब कोई चीज़ डिविजिबल होती है ना तो उसका रिमाइंडर ज़ीरो होता है। लोग, अगर मैं कहता हूँ कि 15 को आप लोगों ने बेटा 5 से डिवाइड करना है तो 5 3s आर 15 होगा, तो रिमाइंडर तो आपका ज़ीरो आएगा। तो इसीलिए मैंने लेफ़्ट साइड पे बेटा जी ये कर लिया। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 का क्यूब बेटा 8 होगा, प्लस जो है ना ये आपके पास आ जाएगा 9/2 का स्क्वायर 4 आएगा और माइनस जो है ना बेटा जी ये आपके पास आ जाएगा 11/2 और प्लस b। तो ये वाली चीज़ें बेटा जी आपके पास आ जाएगा 2 1s are 2, 2 times 2 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे दिस इज़ 1/4 प्लस जो है ना बेटा जी 9/4 और माइनस जो है ना बेटा जी आपके पास आ गया 11/2 और प्लस जो है ना इसके अंदर a किधर गया, ax², ये 9 नहीं है, ये तो a है। ओ लो, ये गलती होने वाली थी बाद में, ये आपके पास a है भाई, ये आपके पास a/4 हो जाना है, दिस इज़ a/4 और प्लस जो है ना ये आपके पास बेटा जी आ जाएगा b। अब आप कैलकुलेटर यूज़ करो और उसमें से बताओ, पहले इन फ्रैक्शंस को आप अलग यूज़ कर लो, 1/4 माइनस 11/2 और प्लस जो है ना बेटा जी ये आपके पास आ जाएगा a/4 और प्लस जो है ना ये आपके पास आ जाएगा b एंड दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब जब फ्रैक्शन आ जाए ना तो फ्रैक्शन से जान छुड़ाने के लिए पहला आसान तरीका ये है कि इस पूरी इक्वेशन का एलसीएम 4 है, तो आप पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो लेफ़्ट साइड पे 4 0 हो जाएगा, 4 से 4 कट के इधर 1 बच जाएगा। ये 4 जब इधर आएगा 2 2s are 4, तो 11 2s are यहाँ पर 22 आ जाएगा, प्लस ये 4 और ये वाला 4 जब मल्टीप्लाई होगा कट जाएगा, तो a प्लस जो है ना देखो b। मैंने एलसीएम नहीं लिया, यहाँ पे स्मार्ट वर्क आप लोगों ने यूज़ करना है। A2 के स्टूडेंट हो आप, तो 22 में से 1 माइनस करोगे, दिस इज़ योर -21 प्लस जो है ना ये आपके पास आ जाएगा a प्लस b दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो मेरी पहली इक्वेशन बेटा बन गई a प्लस b इज़ इक्वल टू 21 एंड दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1। तो हमने देखें कितने स्मार्टली उस इक्वेशन को a प्लस बी में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि ये वाली इक्वेशन आपके पास बेटा जी बननी है और हमने ये वाले सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस। तो यहाँ तक इक्वेशन बनानी है आपने, जो बच्चा यहाँ तक इक्वेशन बना लेगा उसके लिए फिर क्वेश्चन जो है ना बेटा जी आसान हो जाना है। अब जी आपने दूसरी कंडीशन देखनी है क्वेश्चन की। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है कि अगर इसको x प्लस 1 से डिवाइड किया जाए, पूरे पॉलिनोमियल को अगर आप x प्लस 1 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 12 आएगा। अब आपने फिर वही तरीका इधर से निकाल लो, पहले x प्लस 1 को इक्वल टू ज़ीरो करो ना, तो आपको पता है कि अब x की वैल्यू आप लोगों ने -1 पुट करनी है।
x की वैल्यू -1 प्लग इन करोगे टू योर मेन पॉलिनोमियल। तो मेन पॉलिनोमियल में जब आप ये वाली वैल्यू बेटा पुट करोगे तो एक दूसरी साइमल्टेनियस इक्वेशन आएगी। तो हमारे पास जो मेन इक्वेशन है वो क्या है? मेन इक्वेशन अपनी ये साथ साथ इधर से ये लिखते जाते हैं। ये जी है 2x³ है। तो मैं यहाँ पर नीचे लिख लेता हूँ कि जी मेन इक्वेशन है मेरे पास 2x³ प्लस ax²। जब इस तरह की डबल इक्वेशन आ जाए ना तो फिर परेशान नहीं होना, इसको स्टेप बाय स्टेप करना है। तो 11x हो गया प्लस b हो गया बेटा। अब इसके अंदर मैंने -1 पुट करना है और रिमाइंडर 12 है। तो अब यहाँ पर देखो रिमाइंडर 12 है, वैल्यू पुट करने से पहले लेफ़्ट साइड पे 12 पुट कर दो, रिमाइंडर जो 12 हुआ। अब आपने जिधर जिधर x है उधर आपने -1 पुट कर देना है। दिस इज़ क्यूब प्लस जो है ना ये a, ख्याल करना मेरा a 9 से मिलता जुलता होता है तो कहीं गलती आप लोग ना कर देना। तो -1 इसका स्क्वायर माइनस जो है ना बेटा जी 11 और x जो है ना बेटा जी ये मेरे पास -1 और प्लस जो है ना बेटा जी ये b हो गया। तो 1 का क्यूब -1 होगा तो ये बेटा -2 हो जाएगा। तो -1 का स्क्वायर +1 होगा तो ये a हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस ये 11 हो जाएगा और आगे प्लस जो है ना बेटा जी ये आपका b हो जाएगा। तो 11 में से 2 माइनस करोगे तो 9 आएगा। तो 9 + a + b इज़ इक्वल टू बेटा जी 12 आएगा। तो इसको इधर ले जाओ तो 12 - 9 इज़ इक्वल टू a + b। तो हमारे पास ये आ गया a + b इज़ इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 2 आएगी। और आपने आप उसको जो है ना इक्वेट करना है और वो बाकी ओ लेवल वाला मेथड है आपका, उसको आप इक्वेशंस को सॉल्व आप खुद कर लोगे, उसमें कोई इतना इशू नहीं होना। तो ये इक्वेशंस अब ये मैं सॉल्व नहीं करूँगा, ये आपने खुद सॉल्व करने हैं। हमने जितनी देर में इक्वेशन सॉल्व करनी है उतनी देर में हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। अगला ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया, सारे बच्चों का ये तंग होता है आपका जी कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर को आराम से सीखो, बार बार मैं समझाऊंगा। सबसे मज़े का टॉपिक है जिसको हम कहते हैं कि दिस इज़ योर कॉम्प्लेक्स नंबर। जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो हमेशा यहाँ पे z से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ऑन अ स्केच ऑफ एन ऑर्गन डायग्राम शेड द रीजन हुज पॉइंट्स represents द कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसके पॉइंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये वाली आपको इनइक्वालिटीज़ दे दी गई हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखो, जो मॉडुलस के अंदर होता है ना z, ये चीज़ हमेशा याद रखनी है। मॉडुलस के अंदर जो z होता है ना वो हमेशा z से हमेशा z1 माइनस होता है और इज इक्वल टू लेस देन सम नंबर होता है। अगर z वाली ये वाली मॉडुलस वाली जो चीज़ है बेटा आपकी, जो मॉडुलस वाली चीज़ है उसमें ये पैटर्न आपके माइंड में होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो जो z1 निकलेगा, इधर से जो z1 होगा वो हमेशा आपका सेंटर होगा। आपका जो z1 होगा वो हमेशा सेंटर होगा और जो अगला नंबर है ना वो हमेशा सर्कल होगा। अब ये जो 2 है ये असल में रेडियस है, किसका? सर्कल का। ये कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का लोकस है, क्योंकि हमें यहाँ पर वो लोकस जो ओ लेवल में आप लोगों ने पढ़ी थी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सर्कल ड्रॉ करना, ब्ला ब्ला, जो भी पढ़ा था हमने ओ लेवल में, वही लोकस कॉम्प्लेक्स नंबर में आ चुका है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में the basic thing you need to know, the fundamental thing about the complex number is that कि inside the modulus z1 is your center। जो बच्चा मॉडुलस के अंदर से सेंटर निकाल लेगा उसकी ऑर्गन डायग्राम कभी भी रॉन्ग नहीं हो सकती। इट्स माय प्रॉमिस कि जो बच्चा मॉडुलस वाली इक्वेशन में से z1 निकाल लेगा तो z1 तो सेंटर होता है और आगे जो नंबर होता है वो रेडियस होता है। वो भाई सेंटर और रेडियस किसकी बात कर रहा है एग्जामिनर? सर्कल की बात कर रहा है। तो ये तो लोकस ही सर्कल का है,
तो ये जो रेडियस है ना, ये सर्कल बनने वाला है। तो यू नीड टू गेट द आइडिया अबाउट द कॉम्प्लेक्स नंबर इज दैट कि इनसाइड द मॉडुलस जो बच्चा एक्सपर्ट होएगा वो क्या है, और इनसाइड द मॉडुलस इज z माइनस z1 एंड योर z1 इज सेंटर। इस फॉर्मेट पे अपने क्वेश्चन को कन्वर्ट करो और सेंटर निकालो और सर्कल बनाओ, यू आर डन। ये आपके मुफ्त के मार्क्स हैं। जो बच्चा कॉम्प्लेक्स नंबर से परेशान है वो छोड़ दे परेशान होना, इससे इट्स अ पीस ऑफ केक। मैं आपको बता रहा हूँ। देखें, अब मैं क्या करूँगा, पहले मॉडुलस के अंदर ये वाला काम सीधा करूँगा। z क्या है, उन्होंने भी z लिखा है, माइनस उन्होंने हमारा z1 सीधा नहीं लिखा, z1 में उसने गड़बड़ की हुई है, तो हम माइनस को कॉमन ले लेंगे। तो बेटा जी ये आपके पास आ जाएगा, इट इज़ 4 एंड प्लस जो है ना बेटा जी 3 आयोटा। आयोटा का मतलब है इमेजिनरी नंबर। क्लोज योर मॉडुलस। मॉडुलस के आगे लेस देन जो भी नंबर होगा वो उस सर्कल का रेडियस होगा। यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 2 लिखा हो 2 का रेडियस, 3 लिखा हो 3 का रेडियस, 1 लिखा हो तो 1 वाला सर्कल जिसका रेडियस 1 होगा। अब सर्कल सबसे पहले यहाँ पर सेंटर लिखो, सॉरी सर्कल के लिए आपको सेंटर चाहिए, और सेंटर का पॉइंट हो गया 4 कॉमा 3 आयोटा, खाली 4 कॉमा 3 लिख दो। ये आपके पास पहला नंबर होता है रियल। अच्छा यहाँ पर देखो, जो हमारा एक्स एक्सेस होता था, आज से बचपन से हम पढ़ते आए हैं कि ये मेरा एक्स एक्सेस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सेस है, और ये मेरा पॉजिटिव है, और ये मेरा नेगेटिव है। लेकिन अब क्योंकि आप लोग बड़े हो गए हो, तो वो बड़े हो गए तो उन्होंने कौन सा तीर मार लिया भाई, उन्होंने कहा कि जो एक्स एक्सेस है ना, आज के बाद उसको रियल नंबर बोलना है। अब आपने कहना है कि आर ई फॉर रियल नंबर ऑफ जेड। तो मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ कि आपका जो एक्स एक्सेस होता था पुराना, उसको आपने रियल नंबर बोलना है। रियल नंबर ऑफ जेड, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल होता है पार्ट, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना वो एक्चुअली ए प्लस बी आयोटा की शक्ल में होता है। तो ए रियल पार्ट होता है जेड का। जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसके दो हिस्से होंगे, ए प्लस बी आयोटा। लुक, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि z इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा, इमेजिनरी नंबर, तो आपने कहना है कि ये जो 3 है ये रियल पार्ट है, और जो 4 है ये y एक्सेस की वैल्यू है। आज के बाद y एक्सेस भी ख़त्म। कॉम्प्लेक्स में कॉम्प्लेक्स का चैप्टर करते वक्त आपने याद रखना है कि x एक्सेस को रियल बोलते हैं और y एक्सेस को इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। आई एम लिख दिया करो पूरे का पूरा कि भाई ये आपके पास आई एम, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका फॉर्मेट 3 प्लस 4 आयोटा 5 आयोटा वट एवर यू हैव, एक रियल पार्ट होगा, एक बेटा उसका इमेजिनरी पार्ट होएगा। तो अब आपके पास है सेंटर के पॉइंट्स हैं 4,3, 4 एक्स एक्सिस का है। तो यहाँ पर आप लिख दो 1 2 3 4। तो ये मेरा 4 है, ये मेरा 3 है, ये मेरा 2 है, ये मेरा 1 है, और ये मेरा 0 है। अब ऊपर भी लिख दो 1 2 और 3, यहाँ पर 3, और ऊपर भी लिखना चाहो तो लिख लो। अब 4,3 पहले इस पॉइंट निकालो, 4,3, तो यहाँ पे बेटा जी मेरे पास जो है ना ये वाला सर्कल होगा। इसको डिफरेंट कलर से कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये मेरा जो है ना सेंटर मुझे मिल गया। अब ये जो सेंटर है, इस सेंटर के बाहर दो रेडियस 2 सेंटीमीटर का, दो बॉक्सेस का रेडियस है, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, तो 1 2, फिर इधर भी 1 2, फिर ऊपर काउंट कर लेने हैं वाई एक्सिस से 1 2, और यहाँ पर 1 2। अब आपने पेंसिल से स्केच करना है, कंपास की ज़रूरत भी नहीं है कि भाई यहाँ पर कोई हमने वो थोड़ी बनानी है। यहाँ पर ये एक सर्कल बना रहा हूँ मैं हाथ से, ऐसे फ्री हैंड वाला, तो आपने भी इससे मिलता जुलता जो है ना यहाँ पर एक सर्कल बना डालना है। तो ये जी सर्कल आपके पास जी सर जी बना लिया, जैसा भी बना, ये 2 सेंटीमीटर का सर्कल बन गया मेरा। अब क्या करना है, ये वाला हिस्सा पहली इनइक्वालिटी मैंने सॉल्व करके ख़त्म कर दी। यहाँ तक कोई मसला है तो बताओ।
यहाँ तक कॉम्प्लेक्स नंबर किसी को अगर तंग कर रहा है? अलीना फारूक, कोई प्रॉब्लम बेटा किसी को? नहीं। देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर के दो इनइक्वालिटी के पार्ट होंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर में पहली इनइक्वालिटी का पार्ट मॉडुलस के अंदर छुपा होगा। आपने जस्ट ये करना है कि मॉडुलस के अंदर सिर्फ ये चीज़ आपको याद हो कि सर ने बोला था इनसाइड द मॉडुलस z माइनस z1 होता है, और ये जो z1 होता है ये आपका सेंटर होता है, और इस मॉडुलस के बाहर जो भी नंबर होगा वो लोकस होगी सर्कल की। 2 होगा तो जो सर्कल बनेगा, मतलब अब ये जो सर्कल बन गया बेटा जी, ये वाला जो सर्कल बना है मेरे पास, इसकी लेंथ 2 है। अब ये वाला जो सर्कल हमें सीधा बनाना चाहिए। सर्कल जो है ना ये बहुत ही गंदा सर्कल बना है, तो इसको जो है ना हम सर्कल बना लेते हैं और इस लाइन को भी सीधा कर लेते हैं कि भाई हमारे पास, क्योंकि आगे फिर वो हमें वैल्यूज़ भी कैलकुलेट करवाने के लिए मैक्सिमम वैल्यू जी की, ये देखो क्या बात है, सीधी लाइन बनती हुई आ रही है। अच्छा, यहाँ पर इसके 2 सेंटीमीटर का मैं यहाँ पर, अब ये देखो बस ये बना रहा हूँ यहाँ पर, ये यहाँ पर ये मैं बनाता हूँ ये 2 सेंटीमीटर का, लाइक ये वाला सर्कल है इस तरह का, ये ऐसे ये बन गया। अब यहाँ पर जो है ना हर तरफ रेडियस जो है ना आपको पता है कि ये 2 सेंटीमीटर का है, इसके अंदर अंदर रहना है। अब ये दूसरा पार्ट पढ़ो, ये कभी वाई एक्सेस से उठाता है कभी एक्स एक्सेस से। अब आर ई जेड किसके इक्वल है? इधर से देखो, आर ई एक्स एक्स एक्सेस के इक्वल है। आर ई जेड रियल पार्ट ऑफ जेड कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू एक्स, और जो आपका इमेजिनरी पार्ट होता है वो वाई एक्सेस के इक्वल होता है। तो अगली इक्वेशन में सिर्फ आपने ये देखना है कि ये जो नंबर है ये खाली एक्स एक्सिस का है कि वाई एक्सिस का है। सर ये तो खाली एक्स एक्सिस का है, और एक्स एक्सिस में ये 3 है, ये एक्स एक्सिस में ये 3 है। तो अब इस एक्स एक्सिस में 3 में से जो है ना आपने ऊपर से एक लाइन, स्ट्रेट लाइन ऐसे जो है ना ड्रा करनी है, जो कि आपकी 3 पे जानी चाहिए, लाइक दिस। ये 3 पे मैंने लाइन बना दी। अब शेड करना है, बस दूसरी इक्वेशन भी ख़त्म। जो दूसरा पार्ट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो ये बताता है कि ये जो आर ई है ना इसको बोलना है, आर ई का मतलब रियल, और आई एम कभी लिखा होगा, मतलब कभी लिखा होगा आई एम ऑफ जी। तो इसका मतलब है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी। अगर वो इमेजिनरी पार्ट बोलता ना 3, यहाँ पर अगर वो लिखता ये कि जो है ना लेस देन जो है ना इक्वल टू 3 है, तो फिर मैं वाई एक्सिस का 3 होता तो वाई एक्सिस पे हॉरिजेंटल लाइन लगाता, फिर शेड करता। लेकिन इस दफ़ा उसने इमेजिनरी नंबर नहीं दिया, तो मतलब रियल नंबर दिया। तो रियल नंबर ऑफ z इज़ ऑलवेज एक्स एक्सिस वैल्यू, तो रियल नंबर ऑफ z और लेस देन इक्वल टू 3 का मतलब है एक्स एक्सिस पे 3। अब क्या कहता है जी, अब उसने कहा कि भाई शेड करना है। ये दोनों इनइक्वालिटीज़ को रीड करो। मॉडुलस की इनइक्वालिटी लेस देन है, रिमेंबर दिस, लेस देन और इक्वल टू 2, मतलब रहना सर्कल के अंदर ही है, आप लोग सर्कल के बाहर नहीं जा सकते। दूसरी इनइक्वालिटी है रियल नंबर ऑफ z, जो एक्स एक्सिस की वैल्यू है उससे भी लेफ्ट पे रहना है, लेस देन 3। तो इसका मतलब है कि यू नीड टू शेड दिस रीजन, ओनली दिस रीजन ऑफ द सर्कल, दिस दिस एंड दिस, रहना सर्कल के अंदर है और लेफ्ट पार्ट पे ही रहना है। तो ये वाली मेरी शेडिंग भी हो गई बेटा जी। तो ये 4 मार्क आपको मिल गए ऑन अ स्केच। अगर आप इसको गौर से सुना है आपने बेटा, और अगर समझा है, तो ये वाला पार्ट तो बेटा पीस ऑफ केक होता है, इसमें तो कुछ मसला है ही नहीं। पहली इनइक्वालिटी बेटा मॉडुलस के जो अंदर है वो हमेशा आपने बनानी है, z माइनस z1। ये ब्रैकेट के अंदर माइनस को हमेशा कॉमन लोगे आप, तब ही सेंटर के पॉइंट मिलेंगे। जो बच्चा ब्रैकेट लगाकर नहीं करेगा, सॉरी ये -4 ये +3 होगा, ये गलती तो है, हमने वैसे ही +3 लिखा हुआ है लेकिन इधर मैंने माइनस लिखा हुआ था। ये जब ब्रैकेट में से माइनस को कॉमन लोगे ना, तो 4 + 3 बाई चांस हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन गया। अगर मैं -3 जैसे मैंने लिखा हुआ था, मैंने पॉइंट सही लिखे लेकिन ऊपर गलती थी,
ये जब आपने माइनस कॉमन लिया और जब इस ब्रैकेट को दोबारा खोल के देखा करो माइंड में, जब खोलोगे तो वापस वही मॉडुलस वाला क्वेश्चन बनना चाहिए, तो फिर आप समझ जाओ कि आपने पॉइंट गेन कर लिए, सेंटर के पॉइंट्स मिल गए। अगर मैं इसको खोलता हूँ तो लोग -4 -3 आयोटा वापस बन जाएगा। तो हमने क्वेश्चन को तो चेंज ही नहीं किया, हमने तो अपना फॉर्मेट सीखा कि इनसाइड द मॉडुलस इज ऑलवेज z minus z1 which is less than or equal to some number and that is your locus of circle। तो यहाँ तक वी आर डन। अब अगली बात आएगी एंगल की, और यहाँ पर एंगल का स्पेशल नाम है, उस एंगल को कहते हैं आर्गोमेंट। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर बेटा जी आखिरी टॉपिक होता है आपका P3 मैथ्स का। तो इसमें चीज़ों के नाम डिफरेंट हैं, जिसमें एक्स एक्सिस को रियल नंबर कहते हैं, वाई एक्सिस को इमेजिनरी नंबर कहते हैं, और आर्गूमेंट जो होता है ना वो आपका जो एंगल होता है ना उसे कहते हैं आर्गूमेंट ऑफ जेड। तो मतलब इसके लिए शॉर्टकट उसने लिखा है ये वाला। लेकिन इस दफ़ा उसने कहा ग्रेटेस्ट वैल्यू बताओ। इसकी दो चीज़ें होती हैं, कभी वो ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछता है, कभी वो इसकी लीस्ट वैल्यू पूछता है। आराम आराम से चीज़ों को एब्जॉर्ब करो। जब ग्रेटेस्ट वैल्यू आएगी, क्या ग्रेटेस्ट वैल्यू तो आ चुकी है, अब अगले किसी पेपर के अंदर लीस्ट वैल्यू आएगा। हम पास पेपर्स कर रहे हैं ताकि आराम आराम से ना ही चैप्टर की डिटेल हो और हमारा क्वेश्चन उस टॉपिक से रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चन में पूछा गया है ना, इस तरह 4 साल 5 साल के पेपर्स के बाद आपका 100% पेपर इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। अब हमने उसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू बतानी है। अब देखो यहाँ पर आपने क्या करना है, एक टेंजेंट ड्रा करो ओरिजिन से यहाँ से एक टेंजेंट ऐसे प्लॉट करो, टेंजेंट आए ऐसे, इसको ऐसे टच करता हुआ पूरा सर्कल की तरफ इधर आना चाहिए, और इसको फिर सेंटर से ओरिजिन से भी जोड़ दो, यहाँ पर ऐसे जोड़ दो, ये जोड़ दिया, और इसको ऐसे नीचे गिरा दो, इस ट्राइंगल को नीचे गिरा दो बल्कि रेड कलर ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अब यहाँ पर देखो इसकी जो वैल्यू है ना, सेंटर को देखो, एक्स एक्सिस में 4 है, वाई एक्सिस की वैल्यू 3 है, तो ये 4 एक्स एक्सिस, ये वाली वैल्यू ये 90 डिग्री बनाएगा। यहाँ पे ये 92 ट्राई एंगल्स बन चुकी हैं। सबसे पहले ये वाली लेंथ कैलकुलेट करके बताओ, ये वाली लेंथ कैसे निकालूंगा मैं। हमें पता है क्या करना है, यहाँ से लेकर ये वाला एंगल और यहाँ से लेकर ये वाला एंगल, पूरा एंगल निकालना है। पहले इधर का एंगल निकालेंगे, फिर ये वाला एंगल निकालेंगे, दोनों को प्लस करेंगे, क्योंकि आर्गुमेंट तो एंगल को बोलते हैं ना बेटा, वही ट्रिग्नोमेट्री है। कॉम्प्लेक्स नंबर मुश्किल सिर्फ इसलिए लगता है कि टीचर इसको मुश्किल बना के पढ़ाते हैं। अगर आपको सिर्फ बेस सिखा दी जाए ना कि भाई इसमें कोई बोले इमेजिनरी नंबर, आपने कहना है सर जो हमारा एक्स एक्सिस जो वाई एक्सिस हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हमारा जो वाई एक्सिस है वही इमेजिनरी नंबर लिखा होता है यहाँ पर आर्गैन डायग्राम के ऊपर। हमारा जो एक्स एक्सिस होता था अब उसको वो रियल नंबर बोलते हैं। कुछ भी चेंज नहीं हुआ, बस टर्मिनोलॉजी चेंज है। इसी वजह से ये कॉम्प्लेक्स नंबर मुश्किल नज़र आता है आप लोगों को। तो रियल पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, और यहाँ पे जो एंगल होता है वो आर्गुमेंट होता है। उधर भी एंगल होता था थीटा अल्फा जिसे हम बोलते थे। अब इस ट्राई एंगल की मदद से ये वाली वैल्यू कैसे फाइंड करूँ मैं। अलीना सर पैथागोरस थ्योरम लगाएंगे, और क्या लगाएं, कोई और है तरीका।